नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। विलफुल डिफॉल्टर्स पर सेबी कड़े नियम लाने जा रही है। जी हां, आज हो रही सेबी बोर्ड बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। माना यह जा रहा है कि सेबी विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए बाजार से पैसे जुटाने पर सख्ती कर सकती है। विलफुल डिफॉल्टर फिलहाल इशू के साथ ही डिस्क्लोजर देकर शेयर बाजार से पैसा जुटा सकते हैं, लेकिन सेबी चाहती है कि विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए केवल राइट्स इशू या QIP का ही रास्ता रखा जाए, ताकि जो निवेशक जानबूझकर जोखिम लेना चाहते हैं वो ही इसमें हिस्सा ले पाएं। सेबी न सिर्फ इक्विटी बल्कि डेट और डेट इक्विटी मिक्सचर वाले प्रोडक्ट पर भी रोक लगा सकती है। तरुण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, आज सेबी की जो बोर्ड बैठक होगी उसमें कई कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, नियम बनाए जा सकते हैं। ये बैठक कब तक शुरू होगी? बिल्कुल 11 बजे ये बैठक होनी है और ये बजट के बाद एक औपचारिक बैठक होती है। इसमें वित्त मंत्री खुद शिरकत करते हैं। तो आज जो बैठक है उसमें कई बड़े मुद्दे हैं जिसपे आज फैसला हो सकता है। इसमें जो आप बता रहे थे विलफुल डिफॉल्टर्स की जो डेफिनेशन है वो आज क्लियर हो जाएगी। पिछले साल जनवरी में ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई थी विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए, लेकिन उसके बाद सेबी ने इस पे प्रॉपर जो फ्रेमवर्क नहीं बनाया था। लेकिन अब RBI और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री दोनों की तरफ से विलफुल डिफॉल्टर्स की गाइडलाइंस आ चुकी हैं। तो अब सेबी भी इस गाइडलाइंस को कैपिटल मार्केट के लिए अमल करेगा और इसके बाद जो विलफुल डिफॉल्टर है या जिन पर टैग लग चुका है विलफुल डिफॉल्टर का, वो सिर्फ QIP या राइट इशू का ही रूट ले पाएंगे पैसा बाजार से पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो एक ये बड़ा कदम हम देख सकते हैं आज की बैठक में। दूसरा होगा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पे आज कुछ ना कुछ निकल के आएगा कि किस तरीके से अलाउ किया जाए। और साथ ही जो बजट के अंदर जो भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, चाहे वो कमोडिटी प्रोडक्ट्स को लेकर हुई हो, उनका उन पे कैसे आगे कामकाज होगा, एक टाइमलाइन वित्त मंत्री के साथ डिसाइड होगी। तो ये सब चीजें हैं जो आज सेबी की बोर्ड बैठक में होंगी। जी तरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खबरों के मुताबिक सेबी चाहती है कि विलफुल डिफॉल्टर जो है उनके लिए केवल QIP का ही रास्ता रखा जाए, राइट्स इशू का। तो ये अगर फैसला लिया जाता है तो किस तरीके से ये असर डाल सकता है? बिल्कुल, जो सेबी है वो भी ये चाहता है कि जो विलफुल डिफॉल्टर है उसके लिए कैपिटल मार्केट के सीधे रास्ते सारे बंद हो जाए। इसी वजह से वो विलफुल डिफॉल्टर की जो गाइडलाइन है काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लेकर आ रहा है। लेकिन QIP और राइट इशू जो ऑलरेडी जो उस कंपनी में निवेशक हैं, और यदि वो वापस उनको पैसा देना चाहते हैं या उन प्रमोटर्स को, तो वो दे सकते हैं। वो इसी वजह से वो QIP और राइट इशू का ही एक जरिया उनके लिए रहेगा। लेकिन बाकी सब जरिए जो हैं बाजार से IPO लाने का या OFS लाने का, ये सभी रास्ते से भी आज इस गाइडलाइन के बाद बंद कर देंगे। जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए तरुण आपका। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT से सब्सिडी को सीधे जोड़ने के लिए अब आधार जरूरी हो जाएगा। आधार बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है और बिल पास होने के बाद सभी सरकारी सुविधाओं, सब्सिडी और सेवा का लाभ लेने के लिए आधार जरूरी हो जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे न सिर्फ लीकेज रोकने में कामयाबी मिलेगी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। बिल में अहम बायोमेट्रिक जानकारी लीक करने पर कड़ी पेनल्टी का प्रावधान है। इसके अलावा UIDAI लोगों की प्राइवेसी को सेव करने के सभी कदम उठाएगी। सरकार ने इस बिल को मनी बिल के तौर पर पेश किया था, यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। ये सुशासन के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है और देश के गरीबों के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आधार के साथ जो लोगों को सब्सिडी या बेनिफिट मिलनी चाहिए उन लोगों को एकदम सही तरीके से मिलेगी, उनके बैंक के खाते में मिलेगी और कोई दलाली और कोई बिचौली उन लोगों को इस तरीके से अब तंग नहीं करेगी, क्योंकि जो सरकार की जो सुविधाएं हैं वो आज देश की जनता के हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हम लोग दे पाएंगे। तो टेलीकॉम कंपनीज पर बने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि CAG की रिपोर्ट संसद में पेश हो गई। CAG रिपोर्ट के मुताबिक देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनीज ने सरकार को 12,400 करोड़ रुपए से ज्यादा चूना लगाया।
सीएजी के मुताबिक 2006, 2007 और 2009 से 2010 के दौरान कंपनियों ने 46,000 करोड़ के ग्रॉस रेवेन्यू को कम करके बताया और सरकार को उसकी हिस्सेदारी नहीं दी। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि यह सीएजी की रिपोर्ट यूपीए सरकार की करतूतों को दर्शाती है। टेलीकॉम मंत्री ने दूरसंचार विभाग को निर्देश दिए हैं कि ऐसी टैक्स चोरी दोबारा ना हो, इसके लिए सिस्टम को तैयार किया जाए। अब ये रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएगी और दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनीज का स्पेशल ऑडिट करवाएगा। 3,752.37 करोड़ लाइसेंस फी में और 1,460.23 करोड़ लाइसेंस स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज में कम पैसे प्राप्त हुए सरकार को। सीएजी की रिपोर्ट को मैंने पूरी गंभीरता से लिया है और मैंने सचिव दूरसंचार विभाग और मेंबर फिनांस को निर्देश दिया है कि ऐसा सिस्टम बनाएं ताकि इस तरह की त्रुटियां आगे नहीं हो। तो सीएजी रिपोर्ट पर टेलीकॉम कंपनीज ने सफाई दी है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों की लाइसेंस फीस कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस रेवेन्यू के मामले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और टीडी सेट में चल रहे हैं। टेलीकॉम कंपनीज के मुताबिक सीएजी की रिपोर्ट में जो मुद्दे उठाए गए वो इन्हीं विवादों से संबंधित है, जिन्हें या तो सुलझा लिया गया है या फिर कोर्ट ने स्टे दे दिया। COAI और AUSPI के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊंचे स्टैंडर्ड अपनाते हैं और नियमों का पालन भी करती हैं। तो इकोनॉमी के फ्रंट पर बुरी खबर। जी हां, जनवरी में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि IIP के आंकड़े उम्मीद से खराब रहे। महीने के आधार पर जनवरी में IIP ग्रोथ -1.3% से घटकर -1.5% हो गई, जबकि पिछले साल के मुकाबले ये 2.8% से घटकर -1.5% हो गई है। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ -2.4% से घटकर -2.8% हो गई, जबकि माइनिंग ग्रोथ 2.9% से घटकर 1.2% रही है। इस दौरान कैपिटल गुड्स ग्रोथ भी घटकर -20.4% हो गई, जबकि बेसिक गुड्स ग्रोथ घटकर 1.8% रह गई है। कंज्यूमर गुड्स ग्रोथ घटकर 0 हो गई। तो विजय माल्या पर हो रही किरकिरी के बाद सीबीआई ने अपने सुर बदल लिए हैं। सीबीआई ने माल्या पर जारी किए गए पहले लुकआउट नोटिस को गलती से जारी किया बताया। सीबीआई के मुताबिक सीबीआई ने वो नोटिस गलती से जारी किया था और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले खुलासा हुआ था कि सीबीआई ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को सिर्फ विजय माल्या के देश छोड़ने की हालत में जानकारी देने को कहा। लुकआउट नोटिस में विजय माल्या को रोकने का कोई जिक्र नहीं था। इमिग्रेशन सूत्रों के मुताबिक 2 मार्च को भी जब विजय माल्या विदेश जा रहे थे तब भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने सीबीआई को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन सीबीआई ने उन्हें रोकने या गिरफ्तार करने के बारे में कोई आदेश नहीं दिया। माल्या 8 फरवरी को भी विदेश गए थे, तब भी इमिग्रेशन ने सीबीआई को जानकारी दी थी। इमिग्रेशन सूत्रों के मुताबिक सीबीआई का नोटिस करीब 1 साल पुराना है और जब भी माल्या विदेश गए हैं तब इमिग्रेशन ने सीबीआई को जानकारी दी है। विजय माल्या को विदेश भगाने में किसी करीबी का हाथ है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक माल्या को जांच एजेंसी ने जुड़े किसी करीबी ने पहले ही अलर्ट किया था कि जांच एजेंसी उन्हें विदेश जाने से रोकने वाली है, इसलिए वो विदेश चले गए, जिसके बाद विजय माल्या 7 बड़े सूटकेस और एक महिला के साथ लंदन भाग गए। माल्या 2 मार्च को जेट एयरवेज की फ्लाइट से विदेश भागे थे। सूत्रों की माने तो माल्या लंदन से कुछ दूर पर हर्टफोर्डशायर में रह रहे हैं और फिलहाल इतना ही नहीं, लंदन पहुंचने के बाद से ही माल्या एक पब में रेगुलर देखे गए। तो विजय माल्या के देश छोड़ने के बाद जांच एजेंसियां सख्त नजर आ रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने विजय माल्या को समन जारी कर 15 दिनों में पेश होने का आदेश दिया। ईडी ने किंगफिशर के CFO ए रघुनाथन से आज मुंबई में पूछताछ की। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान किंगफिशर अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि माल्या 15 दिन में वापस भारत आएंगे। तो वहीं स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि SFIO ने भी माल्या को समन जारी किया और 15 दिन में पेश होने को कहा है। SFIO माल्या और उनकी कंपनीज के डायरेक्टर्स को साथ बिठाकर पूछताछ करेगी।
क्या 18 तारीख तक विजय माल्या आ पाएंगे? I don't know all those things. They ask questions, we are given answers. That is it. सर क्या 18 तारीख तक विजय माल्या आ पाएंगे? I don't know all those things. They ask questions, we are given answers. That is it. तो चलिए, अभी हमने आपको सुनवाया कि किंगफिशर के जो पूर्व सीएफओ है रघुनाथन, उनका क्या कुछ कहना है विजय माल्या के वापस भारत लौटने पर। बढ़ते हैं आगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी के सर्विलांस विभाग ने यूनाइटेड स्पिरिट्स को नोटिस जारी किया और ये नोटिस डीआईजीओ यूएसएल डील को लेकर जारी किया गया। सेबी इस पहलू की जांच कर रहा है कि डील से पहले यूएसएल के शेयर को जोरदार तरीके से बढ़ाया गया। सेबी ने 2 हफ्ते के अंदर यूएसएल से जवाब देने को कहा है। इससे पहले सेबी ने डीआईजीओ से माल्या को मिले 515 करोड़ रुपए की जांच शुरू की। सेबी इस बात की जांच कर रही है कि छोटे शेयर होल्डर्स को फायदा क्यों नहीं दिया गया। साथ ही डीआईजीओ यूएसएल डील 2 हिस्सों में क्यों की गई। यूएसएल में डीआईजीओ का 56% से ज्यादा हिस्सा है।